Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब लोग and welcome back to this video lecture series where we are discussing organizational culture and this is presented by me आशीष सचदेव। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियोस जो मैं बना रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के, इसको मैं प्लेलिस्ट में सबको एक साथ डाल दूंगा सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू व्यू ऑल ऑफ देम, राइट। तो चलिए आज हम क्या बात करने वाले हैं देखते हैं। So this is a brief about me. I am a chartered accountant by practice and training, educator by passion. And as I have already told you to subscribe my channel, इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, राइट। चलिए, नाउ द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड इन रिलेशन टू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, राइट। उसमें हमने क्या क्या कर लिया, उसका बेसिक मीनिंग समझ लिया, हाउ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज डिपिक्टेड, ठीक है, वो चीज़ हमने देख ली। देन व्हाट आर द स्टेप्स इन मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, देन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर वी हैव सीन, ओके, what are the determinants, okay, then we have seen importance of organizational culture, specific utilities of organizational culture we have seen, and the negative side of organizational culture। तो ये टॉपिक्स कुछ हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, ठीक है। आज इसके आगे के कुछ टॉपिक्स देखेंगे। इसके अलावा भी जो हमने टॉपिक्स देख लिए हैं वो हमने डिफरेंट मॉडल्स जो है वो सारे कवर कर लिए हैं अपने दूसरे वीडियोस के अंदर, तो वो जा करके आप देख सकते हैं, राइट। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज हमारे पहले टॉपिक से, जो कि है इंक्रीज्ड रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर टुडे। देखिए, जैसे जैसे हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, ठीक है, वो डायनेमिक होता जाएगा, ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेड होता जाएगा, तो वहाँ पे केवल एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो जाए उससे काम नहीं चलेगा। कुछ वैल्यूज़ चाहिए, कुछ नॉर्म्स चाहिए, कुछ प्रैक्टिसेस चाहिए जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करें, राइट। तो यहाँ पे लिखा है इन टुडेज डायनेमिक एनवायरनमेंट है, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर हैज़ इंक्रीज देन नेवर बिफोर। आज से पहले इतना इंपॉर्टेंस नहीं था, लेकिन बिकॉज ऑफ द चेंजिंग नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट वी नीड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ओके सर एंड मैम। देन open working environment where cultural ideals get communicated very fast, okay, so there for a development culture, remember we have talked about the octa pace values, ठीक है। can you comment in the comment box what are the octa pace values? I have already taught you in the previous video, okay। तो हमारे को एक डेवलपमेंट कल्चर को क्रिएट करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। ओपन वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज चाहिए, ओपन माइंडेडनेस चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है। व्हाट मोदी जी इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ओके, मिनिमम गवर्नमेंट, ठीक है, मैक्सिमम गवर्नेंस, ठीक है, ये चाहिए। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का जो रोल है वो बढ़ गया है। इंक्लूसिव रोल ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिहेवियर increased role of individuals and behavior can be best managed through culture, ठीक है। organizations are becoming more people oriented, more customer focused, more focused to the needs of their employees. Strong stakeholder focus and organizational goal can be best met through good cultural ideals, okay। तो जो organization है they are now more answerable to their stakeholders, to their shareholders, to the government, okay, so their focus is now wider, their focus is now broader, team working and collaboration through shared values, okay। So it is very 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 important that the organization has a sound organizational culture so that there is harmony in the organization, sir and ma'am। Empowered employees, reduced formalization, developing future leaders, okay, so these are all the values that are needed, okay। That is why the role of organizational culture, that is the fundamental values, the norms, patterns of behavior, it has increased over the years in an organization। Organization culture helps to work collectively in the same direction to achieve the, and our entire motive it is directed towards the achievement of organizational goal। अरे हम काम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सके, सर एंड मैम। चलिए, अब एक टॉपिक आता है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर तो हम पढ़ ही रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज ये बोलते हैं। What are the values, okay, so values are the guiding principles
or the standards that people use to determine which type of behavior, event, situations, outcomes are desirable or undesirable. Okay, अब हो सकता है किसी के लिए पैंडेमिक डिजायरेबल हो, अरे कैसे उसका बिजनेस अच्छा चलने लग गया हो, ठीक है, वैसे तो किसी का अच्छा नहीं चल रहा, बट यू नो नोबडी कैन से दिस, राइट. देन वैल्यूज कैन बी टर्मिनल एंड इंस्ट्रूमेंटल. ओके, तो यहाँ पे हम दो तरह की वैल्यूज की बात करेंगे. कौन कौन सी? एक तो टर्मिनल वैल्यूज. टर्मिनल वैल्यूज मतलब एंड्स. ओके, ऑलवेज देयर इज मीन्स टू एंड्स रिलेशनशिप सर एंड मैम. ओके, instrumental values are the means to achieve the terminal values, that is the ends. Okay, so what are values? Sir, these are the guiding principles, okay, that will tell us whether a situation, okay, whether a situation is favorable, whether an event is favorable, whether this behavior is favorable, whether this culture is favorable. Okay, so these are also known as cultural values. Okay, cultural values. Now अब इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज की हम पहले बात करेंगे, उसके बाद हम टर्मिनल वैल्यूज को देखेंगे, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज आर द मीन्स एंड टर्मिनल वैल्यूज आर द एंड्स, एंड दीज एंड्स कैन बी अचीव्ड ओनली थ्रू दीज मीन्स. ओके, चलिए. डिजायर्ड मोड ऑफ बिहेवियर लाइक वर्किंग हार्ड, हार्ड वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. बीइंग कंजर्वेटिव, क्रिएटिव, कॉशियस, करेजियस, बीइंग ऑनेस्ट, टेकिंग रिस्क, मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स हेल्प टू अचीव द टर्मिनल गोल्स. सो दीज आर द वैल्यूज दैट विल हेल्प यू. ये वो वैल्यूज हैं, ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जिनसे हम टर्मिनल वैल्यूज को अचीव करेंगे. अब टर्मिनल वैल्यूज क्या है? एंड रिजल्ट, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, which work as end results, which work as guiding principles like profitability, हमारे को प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, डिफरेंट लेवल्स पे जो लोग हैं उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन बनना है, इकोनॉमी क्रिएट करनी है, मोरालिटी के साथ काम करना है, क्वालिटी क्रिएट करनी है. ओके, अब यहाँ पे लिखा है मैंने, कॉस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू एंड क्वालिटी इज द टर्मिनल वैल्यू. कॉस्ट को मैनेज करके, कॉस्ट को समझ के, कॉस्ट को प्रॉपरली एनालाइज करके, उसको मैनेज करके, कंट्रोल करके हम क्वालिटी को अचीव करें, जिससे कि हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी इंक्रीज हो, जो कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी मिले, जो भी क्या है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम विच यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि टर्मिनल वैल्यू क्या होती है और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू क्या होती है. कॉस्ट जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, जिसको मैनेज करके, जिसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके, एनालाइज करके और कंट्रोल करके हम जो है हमारी टर्मिनल वैल्यू क्वालिटी उसको अचीव कर सकते हैं और उसको इंप्रूव कर सकते हैं. राइट, सो दिस वाज अ स्मॉल डिस्कशन रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज. चलिए, अब इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. अब जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है, ठीक है, अब आपको पता है कि मैनेजमेंट जब हम पढ़ते हैं तो मैनेजमेंट में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन. हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं. कौन कौन से? ये आपने क्लास 12th में पढ़ लिए थे सर, ठीक है. मैनेजमेंट की किताब होती थी बिजनेस स्टडीज के अंदर, वहां पे मैनेजमेंट के चैप्टर में हमने पढ़ा था कौन कौन से फंक्शंस होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट से रिलेटेड. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है. तो ये सारे जो हमारे फंक्शंस हैं, यही हमारे यहाँ पे ही ऑर्गेनाइजेशन के एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है. और ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो इन एस्पेक्ट्स के ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा. जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के साथ काम करेंगे तो हमारे डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, ये हमारे को इसमें समझना है, इस टॉपिक में समझना है. राइट, तो अगर प्लानिंग की अगर हम बात करें तो रिस्क मेजरमेंट, हाउ प्लान शुड बी डेवलप्ड, डिग्री ऑफ एनवायरमेंटल स्कैनिंग. तो अगर हमारा एक जो कल्चर है हमारा वो हमारे को इनेबल करेगा कि हम प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करें, प्लान्स फॉर्मेशन हमारा प्रॉपर हो, एनवायरमेंट की स्टडी हम करें, ठीक है. उससे पहले ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ये तो हर ऑर्गेनाइजेशन का गोल सेटिंग, ऑब्जेक्टिव सेटिंग होता ही है. ओके, एग्जाम्पल, इन पुअर कल्चर गोल विल बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर जो है वो पुअर है, खराब कल्चर है, वो केवल प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, तो उनका गोल क्या होगा? प्रॉफिट मोटिव. लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कल्चर के अंदर गोल होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. प्रॉफिट इज अ शॉर्ट टर्म कंसेप्ट, आज है कल नहीं है, ठीक है. प्रॉफिट
ऐसा हो गया मार्केटिंग और सेलिंग। सेलिंग अगर बिक गया तो ठीक है, आपने फायदा कमा लिया, और नहीं बिका तो आपको नुकसान हो गया। शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, प्रॉफिट शॉर्ट टर्म गोल है, आज आपने कमाई कर ली, एक बार आपके पास ग्राहक आ गया, आपने उसको लूट लिया, अगली बार वो आपके पास आएगा ही नहीं। लेकिन जो अच्छे मैनेजर्स होते हैं, जो अच्छा कल्चर होता है, वो किस चीज को प्रमोट करता है? मार्केटिंग को प्रमोट करता है, सेलिंग को प्रमोट नहीं करता। मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप उस कस्टमर को परमानेंट कस्टमर बना लें, अपने से अपनी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना लें, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से उसे जोड़ लें, और हमारा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है, जिसमें सबका फायदा होता है। वेल्थ क्रिएशन में आपकी कैपिटल क्रिएशन भी आ गई, प्रॉफिट भी आ गया, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप करता है, राइट। तो ऑब्जेक्टिव सेटिंग में ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का बहुत ज्यादा रोल है, प्लानिंग के अंदर रोल है, रिस्क असेसमेंट के अंदर रोल है, एनवायरमेंट को स्टडी करने में रोल है, देन ऑर्गेनाइजिंग में किस तरीके की इंटरेक्शन रहेगी। देखिए अभी हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन, ये चैप्टर हमारे को आगे पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी के अंदर ही। इस ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन के चैप्टर में हम देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन दो चीजों से मिलकर के बना है, और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो है ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और एक है ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन किस तरीके का है, उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी उस पर निर्भर करता है और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर भी उस पर निर्भर करता है कि व्हाट विल बी द डिग्री ऑफ इंटरेक्शन, कितनी ऑटोनॉमी दी जाएगी, कितनी अथॉरिटी दी जाएगी, कितनी पावर्स दी जाएंगी, कितना लेवल ऑफ सेंट्रलाइजेशन होगा, कितना लेवल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होगा, किस टाइप का कल्चर होगा, रिजिड कल्चर होगा या सिंपल कल्चर होगा। ओके, सो दिस इज ऑल दैट यू हैव टू स्टडी। देन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज, अब यहाँ पे एम्प्लॉइज आ गया तो ये हम स्टाफिंग से डील कर रहे हैं, स्टाफ से डील कर रहे हैं, स्टाफिंग फंक्शन होता है ना मैनेजमेंट का, तो उससे डील कर रहे हैं, ठीक है। बेटर ओरिएंटेशन इफ कल्चर इज पॉजिटिव, ठीक है, एम्प्लॉइज को फ्रीडम मिलेगी, एम्प्लॉइज जो है वो आपस में बातचीत कर पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को समझ पाएंगे। अगर आप के साथ कोई व्यक्ति जुड़ करके काम कर रहा है और उसको यही नहीं पता कि आपका एंड मोटिव क्या है काम करने का, आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस मकसद से काम करती है, तो वो कभी भी अपना 100% उस जॉब में नहीं दे पाएगा। लेकिन जिस दिन उसको ये पता लग जाएगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए काम करती है या मेरी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट कैप्चर करने के लिए अभी फिलहाल काम कर रही है, राइट, तो वो अपना 100% उस डायरेक्शन में देने लग जाएगा। सो इट इज अ पॉजिटिव थिंग कि अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर साउंड है तो इट विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अगर अच्छा है तो रैशनल होगी, प्रॉपर होगी, राइट। चलिए आगे, वर्क एथिक्स, ये भी जो है हमारा स्टाफ से रिलेटेड है, स्टाफिंग से रिलेटेड है। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं सत्यम का और इन्फोसिस का, ठीक है, दोनों का ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बिल्कुल डिफरेंट था, दोनों की लीडरशिप वैल्यूज बिल्कुल डिफरेंट थी, ठीक है, और दोनों के एथिकल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट थे। तो एक ने तो फ्रॉड कर दिया बहुत बड़ा, और एक आज भी अपनी वैल्यूज के लिए मार्केट में जाना जाता है, ठीक है। लीडरशिप रोल्स जो है, रोल ऑफ मैनेजर्स किस तरीके से होगा, स्टाइल ऑफ लीडरशिप क्या होगी, ये सब हमारे कल्चरल वैल्यूज पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले अपने कई वीडियोस में एग्जांपल लिया है अमेज़न का, ठीक है, वेरी स्ट्रिक्ट वर्किंग कल्चर ओवर देयर। ओके, देन कंट्रोलिंग आल्सो अ फंक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। हाउ रिजिड कंट्रोल्स आर, किस तरीके के कंट्रोल्स हम लगाएंगे वो हमारे कल्चर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देन हाउ कल्चरल डेविएशंस आर हैंडल्ड, अगर कल्चर जो हमारा है, हमारे जो फंडामेंटल अजम्पशंस हैं, हमारे जो नॉर्म्स हैं, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर हैं, हमारे जो आर्टिफैक्ट सिंबल जो भी हैं, वो हमारे कल्चर का पार्ट होते हैं, राइट। अगर उनसे हम डेविएट होते हैं तो उसका हमारी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है, उसकी क्या कोई सजा दी जाती है, पनिशमेंट दिया जाता है, या किस तरीके से एम्प्लॉइज को वापस से मोटिवेट किया जाता है। हाउ गोल्स डेविएशंस आर मैनेज, ठीक है, गोल में भी कभी कभी डेविएशन हो जाता है कि हमारा गोल जो था वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं था, कस्टमर सेटिस्फैक्शन था, लेकिन कुछ मैनेजर्स ऐसे आ गए जिन्होंने अपना गोल डेविएट कर लिया, कुछ टीम्स ऐसी बन गई जिनका गोल जो है वो डेविएट हो गया फ्रॉम दी कोर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है। ओके, तो इस चीज को कैसे मैनेज करना है, इस चीज को कैसे कंट्रोल करना है, ऑल दीज थिंग्स विल डिपेंड ऑन आवर कल्चर, ऑन द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, हाउ चेंजेस आर इंट्रोड्यूस्ड एंड सस्टेन, अब कोई चेंज लाना है, मैनेजमेंट में चेंज हो गया, कोई नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस कराना है, उसको किस तरीके से हम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसे किस तरीके से अप्लाई करेंगे और कैसे वो सस्टेन किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के,
अंदर, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर शुड अलाइन विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट्स सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स आर अचीव, ठीक है। तो इनको अलाइन करना पड़ेगा डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के साथ अलाइन करना पड़ेगा कल्चर को, सो दैट द अल्टीमेट गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अचीव्ड, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहां पे हमें देखना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर एंड देयर कैरेक्टर्स देखने हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह के कल्चर हो सकते हैं, ठीक है। अगर आप पिछले वीडियोस को याद करें और अगर आप मॉडल्स वाले जो हमारे कंसेप्ट्स हैं उनको याद करें, ठीक है, तो हैंडीज कल्चरल टाइपोलॉजी एक हमने मॉडल पढ़ा था जिसके अंदर 4 तरह के मॉडल जो है हैंडीज टाइपोलॉजी में हमने देखे थे, ठीक है। अब वो मॉडल्स कौन कौन से हैं उनका नाम आप मेरे को नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता देना अगर आपको याद हो तो, राइट। लेकिन यहाँ पे हम इसको दूसरे तरीके से पढ़ रहे हैं। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली वो नहीं बोलेंगे कि आपको क्या बताना है, आपको हैंडी वाला बताना है या वो बताना है, तो आप दोनों चीज को लिख के आ सकते हो, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिख के आ सकते हो। यहाँ पे कल्चर किस तरह के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कल्चर हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, राइट। अब स्ट्रॉन्ग कल्चर में क्या होगा, डीप रूटेड वैल्यूज होंगी, ठीक है। कंसिडरेबल टाइम जो है उस ऑर्गेनाइजेशन का जाएगा किसमें, कम्युनिकेटिंग एंड रीइंफोर्सिंग द वैल्यूज। लोगों को जो उस कल्चर से जुड़े हुए लोग हैं, जो उस ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनको कम्युनिकेट करने में, वो वैल्यूज को कम्युनिकेट करने में टाइम जाएगा, उनको रीइंफोर्स करने में कि वो उसके हिसाब से ही काम करें, ठीक है। क्लियर एंड वाइडली अंडरस्टूड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है, क्लियर होगा, सबको अपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत प्रॉपरली पता होंगे। केयरफुल सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉइज टू फिट इन दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। सिलेक्शन जो होगा वो थोड़ा हेक्टिक होगा, उसमें प्रॉपर ध्यान रखा जाएगा कि जो लोग आ रहे हैं वो हमारे कल्चर के साथ जुड़ सके, ठीक है। अब वीक कल्चर होगा, वैल्यू सिस्टम ही बहुत कमजोर होगा, तो वैल्यू सिस्टम या कमजोर होगा या फिर होगा ही नहीं, लैक ऑफ वैल्यू सिस्टम्स, ट्रेडिशंस बहुत कम होंगे, नॉर्म्स बहुत कम होंगे, लैक ऑफ सेंस ऑफ कंपनी आइडेंटिटी, मतलब जो भी एम्प्लॉई है या फिर कंपनी अपने आप को सेपरेटली मार्केट में शो नहीं कर पाएगा, ठीक है, और एम्प्लॉय भी अपने आप को जुड़ा हुआ नहीं मान पाएगा कंपनी के साथ। पॉलिटिसाइज्ड इंटरनल एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स चलती रहेगी, काम ढंग से होगा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स और अपने ऑब्जेक्टिव से भटकता रहेगा। वीक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बाय द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को भी समझ में नहीं आएगा कि कल्चर क्या है, किस तरह की वैल्यूज हैं, क्या अजम्पशंस पे हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद हाई परफॉर्मेंस कल्चर अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे कैन डू स्पिरिट होगी, हमेशा वी कैन, यस वी कैन, यस वी कैन, हमेशा मोटिवेशन होगा, ठीक है। प्राइड इन डूइंग थिंग्स राइट, सही चीजों को करने में जो एम्प्लॉइज हैं उनको अच्छा लगेगा। क्लियर अकाउंटेबिलिटी, रोल सेटिंग क्लियर होगी, फंक्शंस क्लियर होंगे, पावर्स क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी, रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग होगी, टाइम बाउंड वर्किंग होगी, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट बाय द एम्प्लॉइज, वो अपने आप को एक हिस्सा मानेंगे ऑर्गेनाइजेशन का, अपना समझ करके काम करेंगे। रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव, ठीक है, इंडिविजुअल क्रिएटिविटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। जैसे कि एक कंसेप्ट हम लोग देखते हैं आजकल इंट्राप्रेन्योरशिप का, ठीक है। इंट्राप्रेन्योरशिप में जो इंट्राप्रेन्योर होता है वो एक एम्प्लॉय होता है, लेकिन वो न्यू आइडियाज को इनिशिएट करता है, न्यू आइडियाज को एक्सप्लोर करता है और उन पे वर्किंग करता है और उसको रिकॉग्निशन दिया जाता है। हाई परफॉर्मेंस कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोएक्टिव कल्चर, मतलब पहले से ही तैयारी कर लेना, आने वाली चीजों को स्टडी करके, ठीक है। देयर विल बी मोर रिस्पेक्ट गिवन टू द एम्प्लॉइज, मोर रिकॉग्निशन टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉइज विल बी गिवन। देन अडेप्टिव कल्चर, ठीक है, तो हाई परफॉर्मेंस कल्चर हो गया, अडेप्टिव कल्चर हो गया, वीक कल्चर हो गया, स्ट्रॉन्ग कल्चर हो गया। अडेप्टिव कल्चर में क्या होगा, कोई चेंज हुआ उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, एम्ब्रेस किया जाएगा चैलेंजेस को, कि चैलेंजेस आ रहे हैं हम घबराएंगे नहीं, ठीक है। कन्फ्रंट किया जाएगा, ठीक है, कन्फ्रंटेशन, याद आया कुछ, कन्फ्रंटेशन कहां पढ़ा था हमने, ठीक है, नहीं याद आया तो जाकर के पुराने वीडियोस ढंग से रिवाइज करके आओ, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा कन्फ्रंटेशन कहां पढ़ा था, पढ़ाया है मैंने। वैल्यू, न्यू आइडियाज, नए आइडियाज को वैल्यू किया जाएगा, एम्प्लॉइज की इज्जत की जाएगी, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट माना जाएगा। फंड न्यू बिगिनिंग्स, नए एरियाज में, न्यू इनोवेशन में, वहां पे दिमाग लगाया जाएगा। एक्सपेरिमेंटेशन होगा, अब ये भी कुछ याद आएगा क्या, एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशन किया जाएगा, राइट। उसके बाद रिस्क टेकिंग होगी, एक्सपेरिमेंटेशन, इनोवेशन, मैंने बता दिया, ये ऑलरेडी हम लोग चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर वर्सेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं
ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि वैसे तो ये दोनों जो है ये एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन होता है। ठीक है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का डिजाइन है वो दो चीजों से बना है सर, एक तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से बना है और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर से बना है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो स्ट्रक्चर के बीच में एक फ्लूइड की तरह काम करता है, एक गोंद की तरह काम करता है, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको एक स्ट्रक्चर में एक फॉर्मल तरीके से डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर तो हमें पता ही है, हम इतने वीडियो से समझ के आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है। ठीक है, लेकिन दोनों का इंपैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइन पे पड़ता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर जो है वो स्टैटिक होता है, मतलब थोड़ा सा आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक पैटर्न होता है उसमें स्पेसिफिक, वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होता, लेकिन कल्चर जो है वो फ्लूइड होता है। ठीक है, स्टैटिक चीजें जो होती हैं उनको एडजस्ट करना इजी होता है, स्ट्रक्चर को चेंज करना इजी होता है, लेकिन कल्चर को चेंज करना मुश्किल होता है क्योंकि वो फ्लूइड होता है, वो चिपका हुआ होता है, एंड इट इज मोर रिजिड। ठीक है, इन नेगेटिव सेंस, ठीक है, न्यूमरस पुलिस रिफॉर्म्स डिड नॉट वर्क ऑन अकाउंट ऑफ कॉलोनियल माइंडसेट ऑफ डोमिनेटिंग इवन टुडे। ठीक है, तो एक्चुअली ये इंडिया के पुलिस सिस्टम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो नेगेटिव अगर हम देखें कि अगर कल्चर खराब हो जाए, तो कॉलोनियल टाइम से हमने देखा है कि पुलिस के अंदर एक यस सर, ठीक है, इस टाइप का कल्चर है, यस बॉस हमेशा करने का, अपने सीनियर्स को रिस्पेक्ट करने का। हाँ, वो कल्चर अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, सीनियर्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी वैल्यू करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन बिल्कुल एकदम कॉलोनियल फॉर्म माइंडसेट पे आज भी पुलिस के कुछ महकमे जो है हमारे भारत में वो काम करते हैं, तो वो चीज डोमिनेट करती है आज भी, बिकॉज इट वॉज पार्ट ऑफ द कल्चर दैट टाइम व्हेन वी वर बीइंग रूल्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो पुलिस को एकदम यस मैनशिप फॉलो करनी होती थी ब्रिटिशर्स की, जो ब्रिटिशर्स ने कह दिया, जो उनके हाई ऑफिसर्स आला कमान ने कह दिया, वो उनको फॉलो करना होता था। और पॉजिटिव की अगर हम बात करें, गुड वर्क कल्चर एट गूगल हैज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द एम्प्लॉइज। ठीक है, नाउ गूगल का वर्क कल्चर पूरे वर्ल्ड में फेमस है अपनी पॉजिटिव बातों के लिए, अपनी अच्छी बातों के लिए। तो कल्चर है जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन अच्छी भी कहला सकती है, बुरी भी कहला सकती है, और इसको चेंज करना भी डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये फ्लूइड पार्ट है। ठीक है, शेयरिंग कल्चर एंड कोऑपरेशन हेल्प बेटर फंक्शनिंग ऑफ टीम्स, टास्क फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, टीम्स में कॉमन कल्चर होगा, अच्छे तरीके से कल्चर को समझते होंगे तो अच्छी वर्किंग हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे हम बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, इंपैक्ट पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का अपने स्ट्रक्चर के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर हो सकता है, डिविजनल स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो हम उसको, उसके ऊपर हमारे कल्चर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर कल्चर की वैल्यूज प्रॉपरली सबको समझ में आती हैं, टीम्स को समझ में आती है, तो अच्छी टीम स्पिरिट डेवलप होगी। अ कल्चर ऑफ लॉयल्टी, कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन हेल्प बेटर फंक्शनिंग ऑफ हायरार्की। अगर डिसिप्लिन है कल्चर में, अगर कमिटमेंट है, लॉयल्टी है, तो हर लेवल ऑफ हायरार्की, चाहे वो फंक्शनल स्ट्रक्चर की हम बात करें, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की हम बात करें, या किसी और स्ट्रक्चर की, डिविजनल स्ट्रक्चर की, मल्टी डिविजनल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर्स टू कम। ओके, किसी भी स्ट्रक्चर की बात करें, अगर वहां पे एक कल्चर ऑफ डिसिप्लिन है, कमिटमेंट है, सेटिस्फैक्शन है एम्प्लॉइज के अंदर, तो वहां पे हायरार्की के अंदर फंक्शनिंग भी स्मूथ होगी। ठीक है, किस कोई चेंज लाना है तो उसमें आसानी होगी। ठीक है, ठीक, बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट रिसोर्स यूज एंड गोल अटेनमेंट, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने का है। राइट, आई नो ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया, बट दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर एंड मैम टू अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट जो हमारे को बात करनी है, अब इसमें देखिए टैबुलर फॉर्मेट में हमने समझाने की कोशिश की है कि कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं, अगर मतलब किस तरह का स्ट्रक्चर हो सकता है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे बात करी है, कॉमन स्ट्रक्चर्स को हमने यहाँ पे कैटेगराइज करा है, और उसके बाद उनके कल्चरल आउटकम्स किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, या अगर ये कल्चरल आउटकम्स हैं तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल सकता है, ये भी आप कह सकते हो। तो बोथ द वेज इट कैन बी स्टडीड। ठीक है, तो अगर हम देखें कि एक टॉल कल्चर है, मतलब बहुत सारे हायरार्की में लेवल्स हैं, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर है, सेंट्रल में पावर है, सबको दे रखी है पावर, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है मेन पावर जो है, लेकिन जो मेन कोर डिसीजन मेकिंग है वो सेंटर के पास है। तो यहाँ पे
लिटिल, लिटर लिख रखा है यहाँ पे, लिटिल होगा, लिटिल पर्सनल फ्रीडम मिलेगी, हाई ओबीडियंस होगी, रिस्पेक्ट फॉर अ हायरार्की होगी, प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होगा। तो ये एक तरीके से बहुत ही रिजिड कल्चर हम जिसे कहेंगे ये कल्चर होगा। और ऐसा कल्चर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस में जहां पे बहुत लेंदी हायरार्की होती है लेकिन सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, पावर सेंटर में ही होती है, राइट। उसके बाद अगर स्टेबल टास्क है और जॉब रिलेशनशिप टाइप का अगर स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो बेसिकली ये देखने को मिलता है मैट्रिक्स में, हमारे को मैट्रिक्स में ऐसा होता है, ठीक है। तो शेयर्ड नॉर्म्स एंड रूल्स, एम्फेसिस ऑन इंटीग्रेशन, स्पीडी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, कंसिस्टेंसी इन बिहेवियर, मैकेनिस्टिक वर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फास्ट वर्किंग होती है इसमें अगर स्टेबल टास्क और जॉब रिलेशनशिप्स आर वेल डिफाइंड। देन फ्लैट ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, डिसेंट्रलाइज्ड है, पावर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहां पे फ्रीडम होगी, रिस्क टेकिंग ज्यादा होगी, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, रिस्पॉन्स, इन्वायरमेंट का रिस्पॉन्स जो है वो बेटर हो जाएगा। ऐसा कल्चर कॉलेज के अंदर देखने को मिलता है, ऐसे कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं वहां पे फ्लैट स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पुश वर्सेस पुल मैनेजमेंट, ये हमारा टॉपिक है लास्ट जो हमें इस क्लास में डिस्कस करना है, ठीक है। अब पुश मैनेजमेंट क्या होता है, देखो ये अगर आपको समझना है तो ऐसे बेसिकली हम समझते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप कोई वेबसाइट को विजिट करते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट पे विजिट करते ही अगर आपके सामने कोई पॉपअप खुल जाता है कि इस ऐड के ऊपर क्लिक करे बिना आप उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसको हम बोलते हैं पुश। ये पुश फॉर्मेट पे बनी हुई वेबसाइट है। और अगर आपको मान लीजिए वेबसाइट खोल ली और वहां पे डिफरेंट आपको कॉलम्स दिख रहे हैं, तो आपको जो भी एक्सप्लोर करना है आप उस कॉलम में जाते हैं, वहां से ड्रॉप डाउन खुलता है और उसके बाद आप वहां से चीजों को देख लेते हैं। तो ये पुल फॉर्मेट के ऊपर बनी हुई वेबसाइट है। वैसे ही हमारा मैनेजमेंट का जो कल्चर है वो पुश भी हो सकता है, पुल भी हो सकता है। पुश का मतलब आप समझ गया, किसी को धक्का देना, मतलब किसी को किसी चीज करने के लिए फोर्स करना। पुल का मतलब उन्हें मोटिवेटेड रखो, उन्हें कंटेंटेड रखो, तो वो अपने आप ही काम करेंगे, ठीक है। उनके मन की बात करो तो वो अपने आप ही काम करेंगे, राइट। सो अगर पुश कल्चर हम देखें तो टॉप मैनेजमेंट को हमेशा पुश करना पड़ेगा काम करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा। लेकिन पुल कल्चर में सेल्फ मोटिवेटेड इंप्लॉयज होंगे, इंस्पायर्ड लोग होंगे, ठीक है। अब पुश कल्चर जो है उसमें हमेशा धक्का मार, पीछे से मम्मी बोलती रहे बच्चे को पढ़ते पढ़ पढ़ पढ़, बच्चा पढ़ेगा ही नहीं कभी। लेकिन अगर बच्चे को खुद लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है, वो इंजॉय करेगा अगर अपने काम को, अपनी पढ़ाई को, ठीक है, तो वो एनर्जाइज्ड फील करेगा पढ़ाई करके, राइट। तो ये पुल कल्चर और पुश कल्चर में, ठीक है। अब यहां पे केवल जो टॉप मैनेजमेंट होता है वही फार साइटेड होता है, वही फॉरवर्ड लुकिंग होता है, वही सोच रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लेकिन जो पुल कल्चर होता है वहां पे हर ऑर्गेनाइजेशन का हर बंदा, जैसे यहां पे केवल मम्मी सोच रही है बच्चे के बारे में कि बेटा अगर मेरा बेटा पढ़ेगा नहीं तो ये फेल हो जाएगा, ये नालायक हो जाएगा, इसका आगे जीवन में कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर बच्चा होशियार है, बच्चा मोटिवेटेड है, बच्चा एनर्जाइज्ड है, बच्चा खुद इंस्पायर्ड है, तो वो सोचेगा कि मेरे को अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ना है। ओके, तो यहाँ पे पीपल और मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे आर मोटिवेटेड, ठीक है। यहाँ पे सीक्रेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन होती है पुश कल्चर के अंदर, ठीक है। लेकिन पुल कल्चर के अंदर एनवायरमेंट ऑफ ट्रस्ट इज डेवलप्ड, ट्रांसपेरेंसी इज बिल्ड। ओके, पुश कल्चर में टॉप डाउन अप्रोच होती है, ऊपर से धकेलते जा रहे हैं, ठीक है, अथॉरिटेटिव डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन जो पुल कल्चर है वहां पे वही लोग ऑर्गेनाइजेशन के वैसे ही डायरेक्शन में काम करते हैं जो उनके शेयर्ड गोल्स होते हैं, जो एम्प्लॉइज को चाहिए उस हिसाब से काम हो रहा है, समझिए आप, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच होती है, बॉटम अप गोल सेटिंग होती है और उन्हीं एम्प्लॉइज की नीड्स को ध्यान में रख के जो टॉप लेवल है वो गोल्स को सेट करता है। और जब ऐसे गोल्स सेट होते हैं जो कि बॉटम अप अप्रोच से सेट होते हैं तो उस केस में एम्प्लॉइज भी हमेशा मोटिवेटेड फील करते हैं, शेयर्ड गोल सेटिंग होती है और काम करने में भी उन्हें मजा आता है। पुल कल्चर में ऐसा होता है, ठीक है। अब पुश कल्चर में मिस्टेक्स को लिए बहुत हैवी पनिशमेंट होता है, लेकिन पुल कल्चर के अंदर जब मिस्टेक्स हो गई उन्हें लर्निंग सोर्स की तरह लिया जाता है और आगे एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी जाती है, उनका ओरिएंटेशन किया जाता है कि लुक यू हैव डन ऑल दीज मिस्टेक्स इन द पास्ट, प्लीज डू नॉट ट्राई टू रिपीट देम इन द फ्यूचर, लर्न फ्रॉम देम। ओके, अब पुश कल्चर में जहां पे मम्मी धकेलती रहेगी वहां पे बच्चा बहुत कम पढ़ेगा, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज भी बहुत कम टिकना पसंद करेगा, हाई लेबर टर्नओवर होगा, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर होगा, ठीक है। लेकिन पुल कल्चर के अंदर जहां मोटिवेटेड एम्प्लॉइज हैं, एनर्जाइज्ड वर्किंग कर रहे हैं, शेयर्ड गोल सेटिंग हो रही है, ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन है, उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिल रहा है अपने काम का, वहां पे सेटिस्फाइड वर्कफोर्स होगी, सेटिस्फाइड एम्प्लॉइज होंगे और वहां पे जो
टर्नओवर होगा एम्प्लॉयज का वो भी लो होगा, राइट. सो दिस वर द पॉइंट्स दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. Okay, so organization culture versus organizational climate, this we will do in the next class. So this was all for this video. Thank you. I hope you have enjoyed the learning. Please do share it. And I always say that you people are so awesome. Enjoy and have an awesome day, sir and ma'am. Okay, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा. थैंक यू. Enjoy. Bye bye.